हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस पर। मैं दोस्तों इसकी पीपीटी बनाने वाला था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इसकी पीपीटी मैं नहीं बना पाया। पीपीटी में क्या है कि थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, ज़्यादा लगेगा टाइप करने में या फिर सेव बनाने में। तो इसलिए मैंने कहा अगर मैं अपने क्लास नोट्स ही आपके साथ शेयर कर दूंगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। भाई जिसके पढ़ना है वो इससे भी समझ लेगा, क्योंकि वही चीज़ यहाँ लिखेंगे वही चीज़ मैं टाइप करके पीपीटी में लिखता, थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव हो सकता था। पर जैसे सीखना है वो इसमें भी आराम से सीख सकता है। तो जो पहला और दूसरा चैप्टर है मैं उसको आपके एक तरीके से समरी पूरी बता दूंगा। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलिए, पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है कि कंप्लीट इंग्लिश इन वन शॉट, जिसमें से ये इंग्लिश का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और साथ ही साथ जितना भी आपका थ्योरेटिकल वाला चैप्टर है स्टार्टिंग का ग्रामर को छोड़ करके, वो पूरा का पूरा मैंने आपको इसमें बता देने वाला हूँ कि क्या क्या आपको समझना है, खुद से क्या पढ़ना है और क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी। चलिए नंबर 1 पे देखिए, पहला चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अप्रोच, टेक्निक और मेथड के बारे में ही पूरे में बात करते हैं। अब अगर इसमें ध्यान से सुनो तो अप्रोच का अर्थ क्या होता है। अप्रोच का मतलब है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या दृष्टिकोण क्या है। मेरा किसी चीज़ को सीखने का नज़रिया कुछ और हो सकता है मैं उसे रट के सीखता हूँ और आप मेरे भाई उसको समझ के सीखते हो। कुछ लोग हैं उसको प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो सबके एक अपने अपने वे हैं सीखने के। तो द वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मैं आपसे बताऊं कि एन अप्रोच क्या होती है। एक अप्रोच वो होती है हाउ वी व्यू थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ये अप्रोच है। हमारी अप्रोच का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हाउ वी व्यू थिंग्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वे, यह एक रास्ता होता है ऑफ लुकिंग, देखने का, एट टीचिंग एंड लर्निंग, ये टीचिंग और लर्निंग का, ये पढ़ाने का और खुद सीखने का एक रास्ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो आप बोलोगे ये क्या हो गया। ये होता है अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, जैसे मान लो हमें स्पेनिश सीखनी है, तो हमें स्पेनिश का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरा अप्रोच से मतलब पता कर लेना होगा। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमें पूरा पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब जो विस्तार में लिखा हुआ वाला भाग है, वो जब हमने पढ़ा होगा तभी तो हम सीख पाएंगे स्पेनिश। आपने गणित कब सीखी, जब आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पता थे। आपको ग्रामर कब आई, जब आपको पूरे वो रूल थ्योरी में पता है। दा कब लगेगा, ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, ठीक है। कॉमन नाउन कौन सा है, अच्छा बताओ कॉमन नाउन कौन सा है। तो उसके पहले आपके माइंड में एक थ्योरी आएगी कि जिस नाउन के द्वारा हमें उसके पूरे के पूरे ग्रुप का, पूरे होल ग्रुप का मेरे भाई वो रिफर करता है, वो होता है कॉमन नाउन। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी थी पीछे, वो जब आपके माइंड में थ्योरी आएगी कि हाँ भैया ये तो पढ़ा था हमने, वो थ्योरी से ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखना चाहें तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए। टीचिंग अप्रोच इज ए थ्योरेटिकल व्यू, ये उसका एक थ्योरेटिकल व्यू होता है जो क्या करता है, हमें बताता है क्या कि व्हाट लैंग्वेज इज, कि वो भाषा क्या है, और हाउ इट कैन बी लर्नड, और हम उसे कैसे सीख सकते हैं। किसी भाषा की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें उसका थ्योरेटिकल व्यू पता होना चाहिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल व्यू पूरा पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट लैंग्वेज इज, मतलब वो भाषा क्या है, एंड हाउ इट कैन बी लर्न, और उसे कैसे सीखा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई एकदम बढ़िया तरीके से, बोलोगे हाँ। आगे भैया बढ़ते हैं। लिखा है अप्रोच इज अ सेट ऑफ एजप्शंस, ये एजप्शंस का सेट है। प्रिंसिपल मेरे भाई, ये किस एजप्शंस मतलब होता है, आप जो अंदाजे लगाते हो उनकी बात हो रहा है, ठीक है। तो अंदाजों का प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत पर यह वर्क करता है। और बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। लैंग्वेज की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कितने तरीके की चीज़ें इसमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल में है आपके, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रक्चरल अप्रोच पे, थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे सुनना जरा। यहाँ पे हमने देखा कि एक तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है, ठीक है। अगर हम बात करें भैया अपने इंपॉर्टेंट में, तो हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच होती क्या है मेरे भाई, यही तो जानना है तुम्हें। तो बोलोगे भैया इसको एक नंबर पे आपको याद रखना है कि इट इज आल्सो नोन एज ओरल अप्रोच, इसे ओरल अप्रोच भी कहा जाता है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ देता है, एमसीक्यू में भी बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अप्रोच वी कैन नोन ऑल्सो द नेम ऑफ ओरल अप्रोच, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। जब भी हमसे वो पूछेगा ओरल अप्रोच क्या है, हम उससे बोल देंगे भैया वो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है,
उसी को हम इस नाम से भी जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो लिखा है कि इट मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। किसी भी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर जो करना है उसे हमें पढ़ाना चाहिए हमेशा, जिससे स्टूडेंट को चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। भैया बात नहीं समझ में आई, सुनना ध्यान से। मैंने कहीं पे लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। मैंने ये जब लिखा, आपने कहा भैया देखो समझ में तो आया, ऐसा नहीं कि कुछ आया ही नहीं भाई, समझ में तो। अब मैंने कह दिया भैया कुछ नहीं समझ में आया, मतलब ये रेड मार्कर से लिखा गया ये भी नहीं तुम जान पा रहे हो। इतना तो पता चल रहा ना कि कुछ लिखा गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला अगर दूसरा दिया जाए तो हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया। तो हम लोग हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे हम लोग सिंटैक्स बनाते हैं कि भैया सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेरे भाई वर्ब आएगी, फिर मेरे भाई यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव लगा है, उसके बाद ये नाउन लगा है, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम उसको एक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं कि भैया सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की एक फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे, फिर ये आएगा, मतलब पूरा समझाते हैं ना एक सिंटैक्स बना के। ये सब ने पढ़ रखा है छोटे में कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब और क्या बोलते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, एस सेकेंड फॉर्म, सब ने पढ़ा है ना ये वाला। तो अगर हम किसी चीज़ का थ्योरेटिकल व्यू इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर से समझाते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर से, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। किसी को दिक्कत बताओ जल्दी। इसमें लिखा है कि इट मीन टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझाना, किसको, टू द स्टूडेंट, बच्चे को, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। मैं फुल एफर्ट्स दूंगा, आपको इसी चीज़ को समझना है तो यहाँ भी समझ सकते हो, आप अदर क्लास पे जा करके समझना चाहते हो वहाँ भी समझ सकते हो। भाई आप खुद से अंतर, जब आपको लगे कि नहीं इसमें बेस्ट तरीके से था, इसमें थोड़ा सा कम, तो फिर आप आ जाना। अगर आपको कहीं बेस्ट लगता है आप वहाँ पढ़ ले। मेरे भाई मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रखा है, मुझे इससे कोई अर्निंग वर्निंग भी नहीं होती। जो आप सोचो कि मैं क्लासें बना रहा हूँ तो मुझे कुछ कमाना है, कुछ भी नहीं। आगे देखिएगा मेरे भाई, ये बात समझ गए। और देखो यहाँ पे एक नीचे और लैंग्वेज में छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है, जो कि ये हो सकती है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर हम किन्हीं वर्ड्स का अरेंजमेंट सही तरीके से करें, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, जिससे कि वो एक सेंटेंस बन जाए, तो इसे भी हम लोग कौन सी अप्रोच बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलेंगे। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गई, आपने ऊपर ही बातें बता दी तो वहीं पे समझ में आ गई, ठीक है। आगे सुनना, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि राम सॉ एन एलिफेंट, तो आपको पता है कि राम सब्जेक्ट हो गया, सॉ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट में पूरा एलिफेंट ले लेंगे, एन हमारा आर्टिकल है। आगे जरा बढ़े भैया, आगे बढ़ जाए। अब देखो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच की कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं। मेरिट्स का मतलब होता है उसके गुण कौन कौन से हैं, विशेषताएं क्या हैं। डीमेरिट का मतलब होता है उसके दोष कौन कौन से हैं, उसमें अपवाद कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें है जो जिससे हमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो सारी इसमें आएंगी। अब देखो मेरिट में तो ये है कि स्टूडेंट आर एक्टिव, स्टूडेंट जो है वो एक्टिव लर्नर होते हैं, सीखने में वो कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि मेरे भाई दे लर्न इंग्लिश थ्रू वॉरियस एक्टिविटीज़, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से इंग्लिश को सीख रहे होते हैं। तो वो एकदम से कैसे होंगे, एकदम एक्टिव हैं, कह रहे भैया बिल्कुल समझ लेंगे एक ही बार में। लेकिन यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे देखना भैया, यहाँ पे इनको और क्या चीज़ होती है भैया, फोकस ऑन ओरल स्पीच। ये मौखिक जो भाषा होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, ओरल स्पीच जो बोली जा रही है बातें उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं, उस पर फोकस हो गए, ठीक है। ये बात हो गई। डीमेरिट में बात करो तो देखो भैया ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि एक बार तुमने सेंटेंस बताया, फिर एक बार तुमने सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ें करी, तो धीरे धीरे करके एक बार यहाँ पे टाइम गया, एक बार वहाँ पे टाइम गया, तो एक कैसा है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार में बढ़िया सिखाता है, ये बात भी है। तो ये सीखने में टाइम लगता है। दूसरा नंबर देखिएगा क्या है, लिखा है इट इज़ नॉट सुटेबल इन हायर क्लास। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं भैया कि सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे भैया हेल्पिंग वर्ब आया, फिर यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट आया, फिर अदर वर्ड। जब आप बड़े हो जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, देन आपको ये चीज़ें थोड़ी ना पढ़ाई जाएंगी। वहाँ पे आपको थोड़ी ना ऐसे स्ट्रक्चर बना के सिखाया जाता है। हम लोगों ने सीखा क्या, 12th में थोड़ी ना सीखा था ये। बात समझ में आ गई भैया? आप बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई भैया। इसका ये था कि इसमें एक्टिव लर्नर रहते हैं, फोकस करते हैं ओरल स्पीच पे, ये तो इसके गुण थे। इसके दोष ये थे कि एक टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज़्यादा लेता है, और ये बड़े क्लासों के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये सूटेबल फॉर प्राइमरी लेवल और छोटे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आ गया। आगे देखो एक मेरिट और है इसकी कि स्टूडेंट बिल्ड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इससे स्टूडेंट जो है वो अपने अंदर एक हैबिट, मतलब आदत लगाते हैं, कौन सी, इंग्लिश बोलने की, स्पीकिंग इंग्लिश की। लेकिन ये क्या है, इट रिक्वायर्स वेल ट्रेंड। इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड
रिक्वायर्ड होते हैं टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वेल ट्रेनिंग की। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए भैया, आगे आ जाओ। सिचुएशनल अप्रोच। देखो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिचुएशन मतलब, सिचुएशन का मतलब ये जो भी हम रोज लाइफ में अपनी देख रहे हैं वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जब हम कुछ समझाते हैं किसी को कि देख रहे हो भैया हमने पढ़ाई नहीं की, क्या कर रहे हैं और तुम पढ़ लो। देखो ये क्या था, तुम्हें रियल सिचुएशन को दिखाया गया है, रियल सिचुएशन को दिखा करके तुमसे बोला गया कि अब तुम काम करो। ओके, मतलब एक रियल लाइफ उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। बात समझ में आ रही ना मेरी? अब सुनना जरा, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है, लैंग्वेज इज टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशंस से रिलेटेड चीज़ें बता करके सिखाया जाता है उन्हें कि सीखो भैया कुछ। यहाँ पे देखो लिखा है कि टीचर क्रिएट्स अ रियल एंड मीनिंगफुल सिचुएशन इन द क्लासरूम। वो क्लासरूम में एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जो एकदम रियल हो और मीनिंगफुल हो। जैसे 4 लड़कों को खड़ा किया, बोलेगा कि तुम चारों भाई हो, एक इधर से मान लो एक 2-3 लड़कियों को खड़ा किया, उनसे बोला कि ये लड़कियां हैं, तो मान लो तुम यहाँ से निकल रहे हो। इसने एक सिचुएशन बनाते हैं कि जैसे रिस्पेक्ट द गर्ल मान लो एक टॉपिक है, वहाँ पे सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको लड़कियों को देखना नहीं है, या कैसे देखना है, कैसी नज़र से देखना, क्या नज़रिया होना चाहिए आपका, क्या तरीका होना चाहिए बात करने का किसी से, लाइक मैनर्स सिखाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक मान लो फैमिली ड्रामा जैसे कुछ तैयारी करवाना है तो एक फैमिली ड्रामा छोटा सा बनाया कि तुम ये हो, तुम ये, एक अपना अपना सबको रोल प्ले दे दिया, देन परफॉर्म। बात समझ में आई? तो जब रियल लाइफ सिचुएशन से कुछ सिखाया जाता है, जितने भी मोरल होते हैं ना मेरे भाई, जितने भी मोरल ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम रियल लाइफ सिचुएशन से ही सीखते हैं, ठीक है ना। जितनी मोरल चीज़ें होती हैं, लाइक आपको शिष्टाचार आपका कैसा, मैनर्स कैसा, बिहेवियर कैसा, ये सब हम कैसे सीखते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से सीखते हैं। ये हमें कोई पढ़ाता थोड़ी ना है कि नहीं तुम्हें बस यही करना, पढ़ने से सीख जाओगे क्या। जब वो चीज़ें हम रियल लाइफ में यूज करते हैं देन हम उन चीज़ों को सीख पाते हैं कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए। ये हमने बोला तो उसको बुरा लगा होगा। आई थिंक तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, आ रही ना? आगे बढ़े भैया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो भी अप्रोच हम लैंग्वेज इज टॉट इन द रियल लाइफ सिचुएशन इट्स कॉल्ड द सिचुएशनल अप्रोच। आगे सुनो, इसमें क्या करता है, टीचर क्रिएट्स अ रियल एंड मीनिंगफुल सिचुएशन। हमेशा मीनिंगफुल मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा जिसका कुछ मतलब निकले भी बाद में। ऐसा थोड़ी कि तुम चाचा हो गए, तुम बुआ हो गई, तुम फूफा हो गए, आपस में लड़वा दिया, छोड़ दो। उसका लास्ट में कुछ एक निकलना चाहिए ना कंक्लूजन कि हाँ इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली वाला, है कि नहीं। चलो आगे देखो, आपको मीनिंगफुल इन द क्लासरूम एक सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है टू टीच न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पैटर्न। उसी के माध्यम से उन्हें नए शब्द भी सिखाए जाते हैं और नई तरीके की मेरे भाई सेंटेंस पैटर्न भी सिखाए जाते हैं। जैसे पैटर्न से हमें क्या समझ में आया भैया, वही पैटर्न जो पीछे भी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल अप्रोच में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। उसी में भैया एक्सलरी वर्ब्स भी यूज करेंगे। उसी में भैया किसी को जब सलाह देंगे तो एक्सलरी वर्ब में वो हमारा जो है शुड भी यूज करेंगे, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड लगेगी। कभी भैया वहीं पे ऑट टू लगाएंगे, कभी भैया वहीं पे सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कभी एस लगाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक्सलरी जो भी है मॉडल वर्ब सब कुछ उसमें यूज करेंगे ना। तो एक तरीके से कई सारे पैटर्न सिखाएंगे बच्चों को बोलने के कि आपको ये बोलना है। बात समझ पा रहे हो ना मेरी पूरी तरीके से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो अब इससे ज़्यादा तो भाई मेरे अंदर क्षमता भी नहीं है ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखा है कि टाइप्स ऑफ सिचुएशन जो अप्रोच होती है वो 2 तरीके की होगी। तुम्हें पता 2 तरीके की हमेशा सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन तो ऐसी होगी जो तुम रियल लाइफ में फेस कर रहे होगे, और एक सिचुएशन ऐसी है जो तुम रात में जब लेटते हो ना भाई, उस समय तुम आँख बंद करते हो। देन यू थिंक मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी है, मैं लैम्बोर्गिनी से उतरा, 2 ड्राइवर आकर के मेरे भाई, ड्राइवर बोल रहा हूँ मैं, मतलब 2 गार्ड्स आकर के मेरे बाहर आके मेरा गेट खोला, मैं उतरा। ये क्या है? दिस इज़ अ आर्टिफिशियल सिचुएशन जो आप बना रहे हो, ठीक है ना। लेकिन वो आर्टिफिशियल सिचुएशन के माध्यम से जब हम सिखाते हैं तो वो हमारे सेंस में ऐसा है कि जो चीज़ें बनाई हुई हैं, मतलब उनको हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल मतलब जो खुद से बनाई है। ये मैं आपको बताने के लिए एक चीज़ बताई, मतलब ये चीज़ आप थिंकिंग के हिसाब से हो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ की, और एक हम बोल रहे हैं भैया आर्टिफिशियल की। तो जब आर्टिफिशियल है तो इसमें हम क्या बताएंगे, जैसे हम मैप के द्वारा किसी को बताते हैं, मैप तो एक आर्टिफिशियल है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चार्ट के द्वारा सिखाया, मॉडल पेपर के द्वारा सिखाया, प्रैक्टिकल फाइल लेके आते हो, फाइल में कुछ लिखते हो, बनाते हो, सीखते हो, वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। आप कंप्यूटर के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो आप आर्टिफिशियल माध्यम से ही सीख रहे हो ना, आर्टिफिशियल है ना कंप्यूटर। कि रियल लाइफ जी रहे हो वो भी अपने मन से करता है कि नहीं नहीं करेंगे इंटू नहीं करेगा ना।
ऐसी सिचुएशन है मेरे भाई। तो याद रखना कि रियल लाइफ सिचुएशन जो रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, और मेरे भाई जो आर्टिफिशियल हैं वो कैसी होती हैं, आप बोलोगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वर्क करती हैं। आगे देखिएगा जैसे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैप हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो गया मेरे भाई, पिक्चर्स हो गई, मॉडल्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आगे बढ़ें भैया। अब देखो अगर हम बात करें सिचुएशनल अप्रोच में भी मेरिट और डिमेरिट है, इनके भी कुछ गुण और दोष हैं, दोनों पे बात करेंगे। पहले तो हम इनके गुण देखते हैं, क्या इनमें अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है कि इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ये रुचि के सिद्धांत को फॉलो करता है, मतलब बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है। जब को तुम रियल लाइफ में कर रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट लोगे ना, कह रहे मैं भी तो हूँ इसमें एक कैरेक्टर, मैं अपना कैरेक्टर 100% करने की कोशिश करूँगा। समझ पा रहे हो ना। जब तुम कोई एक तुमने मूवी बनाई तो मूवी में हर हीरो क्या चाहेगा, एक हीरो है, एक विलेन है, और बाकी उसके सहयोगी जो हैं को लीडर्स हैं। तो ये सारे को लीड वाले जो रोल करते हैं तो ये सारे क्या करेंगे, अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं मूवी में। तो सेम काम है कि इसमें भी सीखने में बच्चे क्या करते हैं, पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करता है। ये बात समझ में आ गई, बोलोगे हाँ। मैंने कहा भैया देखो इट, यहाँ पे लिखा है इट, ये क्या लिखा था मैंने, एम्फसाइज होगा ना, हाँ, इट एम्फसाइज ऑन लर्निंग बाई प्ले। ये लर्निंग बाई प्ले का मतलब होता है कि खेल कर सीखना, एक खेल में सीखना। सीखने का तरीका क्या है, खेल, तो खेल के द्वारा सीखना, खेल विधि से सीखना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एम्फसाइज मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। तो ये क्या करता है, ये जोर देता है किस पे, लर्निंग किसके द्वारा, खेल के द्वारा। ये खेल विधि से सीखने की आपको फोर्स करता है, आपको बल देता है, इसके लिए आपको जोर देता है कि आपको जो भी सीखना है खेल द्वारा सीखो, बड़ा रटना नहीं है, ज़्यादा तुम्हें लॉजिक नहीं बनाने माइंड में, क्या करना है, खेल खेल में सीखना है, खेल द्वारा सीखना। बात आ गई समझ में, आगे बढ़ें। पहले मैं सारी मेरिट कर लेता हूँ फिर डिमेरिट करता हूँ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्शन चेन मेक्स अ क्लास लाइवली। अब जो ये एक्शन चेन चलती है इसके द्वारा क्लास अपने आप को जीवित महसूस करती है, कि इसका मतलब है थोड़ा सा एक्टिव रहती है, फील के साथ सीखती है चीज़ों को, क्योंकि ये पूरी एक चैन चलती रहती है आपस में ही, ठीक है। आगे अगर हम भैया बात करते हैं डिमेरिट्स की, तो भैया यहाँ पे लिखा है कि सुटेबल फॉर लोअर क्लास। अभी छोटे बच्चों में ही ठीक है, तुम पता चले एमबीबीएस के बच्चों में जा करके 4 लड़कों तुमने खड़ा किया कि भैया तुम जो हो चाचा हो, तुम जो है उनको मैनर सिखा रहे हो, वो ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बड़े बच्चों में ये काम नहीं करता है, ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए सूटेबल है, तो ये इसकी डिमेरिट बोली जाती है। यही दोष है कि बड़ों को भी सिखाओ, ऐसा कुछ लाते। दूसरा नंबर मेरे भाई यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका क्या होता है, लेसन कैन नॉट टॉट बाई दिस। इसके द्वारा हम किसी पाठ को नहीं पढ़ाते हैं, इसके द्वारा हम उसे मोरल ड्यूटीज पढ़ाते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि नैतिकता सिखाते हैं, उसका चरित्र निर्माण, उसका बिहेवियर, उसके मैनर्स को चेंज आउट करना, ये सारी चीज़ें हम इसके द्वारा मैक्सिमम करते हैं मेरे भाई। किसी चैप्टर को पूरा करवाना इसके द्वारा, ऐसा थोड़ी कि सोक्रेटिस पढ़ा रहे हो तो तुमने कहा तुम सोक्रेटिस हो आज से, वो सोक्रेटिस थोड़ी ना हो जाएगा, पूरा चैप्टर पात्र बन के थोड़ी ना करने वाला है, ऐसे सीखेगा क्या, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम लेसन कैन नॉट बी टॉट बाई दिस मेथड। आगे अगर भैया भाई बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कि ट्रेंड टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर इट। इसके लिए भी ट्रेंड टीचर चाहिए होते हैं। और मेरे भाई जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टीचर चाहिए वो भी ट्रेंड टीचर चाहिए जिसको इस स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो टीचर चाहिए इट्स रिक्वायर्ड 100% कैसे होने चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए। आगे देखो लास्ट भाई मेरे दे रखा है यहाँ पे ओरल अप्रोच, जिसे बोलते हैं मौखिक अप्रोच, मौखिक तरीका, मौखिक दृष्टिकोण क्या होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा ही है ओरल, मतलब मुंह से बोल के काम होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लिखा है कि दिस इज द इजिएस्ट वे टू लर्न, ये सबसे सरल तरीका होता है लर्न करने का किसी लैंग्वेज को। ए लैंग्वेज इज टू स्टार्ट ओरली, उसकी शुरुआत हम लोग कैसे करें, मौखिक रूप से करें। ये सबसे सरल तरीका है किसी लैंग्वेज को सीखने का, जिस लैंग्वेज को हम लोग शुरुआत ही कैसे करते हैं, ओरली यानी मौखिक रूप से करते हैं। यहाँ पे आगे अगर हम बात करें लिखा है द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल न्यू मटेरियल्स ओरली विद द स्टूडेंट्स। जितने भी टीचर होते हैं उनको अपने स्टूडेंट के लिए सारे के सारे ओरली नए मटेरियल जो हैं वो मुहैया कराने चाहिए, वो होने चाहिए, उपस्थित कराने चाहिए। आगे भैया दे ओनली लिसन एंड देन यूज इट इन स्पीच, वो उसको सुने, उन्हें मतलब उसे सुनना चाहिए जो उनको लिए मुहैया कराया गया सुनने वाले, या फिर हम बोल सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अरे उन्होंने मतलब जैसे कोई टीचर है उसको अपने बच्चों के लिए जितने भी ओरली मटेरियल्स होते हैं जो सिखाने के लिए मटेरियल्स यूज होंगे ओरल में, वो सारे उनको प्रोवाइड कराएं, और फिर बच्चे उसको क्या करेंगे, उसको सुनेंगे और फिर उसी से रिलेटेड अपनी स्पीच देंगे। अब बात समझ में आ गई। जैसे मुझे मेरे क्लास में एक टेप रिकॉर्डर दिया गया
उसमें पूरी क्लास के नोट्स को बोल करके रिकॉर्ड आउट कर दिया गया। जब मुझे वो दिया गया, मैंने क्या किया, उसको सुना, मैंने उससे सीखा और देन मैंने उसे डिलीवर किया। बात समझ गए? स्पीड 2x कर लोगे, स्लो लग रही है भैया, ठीक है, 2x कर सकते हो आप। मुझे काम मैं समझा के पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बस करवा दिया, समझना है ध्यान से। अब सुनो, अगर हम बात करें मेथड की, मेथड मतलब होता है योजना। जब भी हम किसी काम को करते हैं, सपोज दैट हम अगर कोई चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक पाठ की योजना बनाते हैं कि भैया पहले हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे नंबर पे इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सारे सन याद कर लेंगे, फिर हम भैया ये, तो एक तरीके से जो भी हम प्लान बनाते हैं, सुनना जरा ध्यान से, बोला है कि मेथड इज ए प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेथड जो है वो एक प्लान है जिसे हम अपने सीखने और सिखाने के प्रोसेस में प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? जो मेथड है इज अ प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग अवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आगे सुनो, ये तो सिंपल है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। ये एक तरीका है, यह एक प्रकार है दिखाने का अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्तुतियों को। कहाँ पे? आप बोलोगे क्लासरूम के अंदर। हमें एक ये हमारे पास क्या होता है, ये एक तरीका होता है अपने जो भी हमने बनाया है, मेरा प्रेजेंटेशन जो है, उसे हम क्लास में किस तरीके से अपने कंटेंट को, अपने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर सकते हैं। बात समझ गए? तो जब भी हमसे पूछा जाए कि अपने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने का तरीका कौन सा है, द प्रेजेंटेशन ऑफ योर कंटेंट इन योर क्लासरूम बाई देन मेथड बोलोगे। मैंने कहा अगर आपसे वहीं पूछा जाए कि जब हम लोग मेथड इज़ अ प्लान, जो उसका हम क्या करते हैं, दैट्स यूज इन आवर लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, जिसको हम लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में अपने प्रयोग करते हैं। तो मैं आपसे ये हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी फॉलो ड्यूरिंग, फॉलो करता हूँ ड्यूरिंग के दौरान, किसमें, टीचिंग एंड लर्निंग। तुम सेम मत लिखो, तुम लिख दो मेथड इज़ अ प्लान। मेथड एक प्लान है। अब हिंदी में सोचो, जिसे हम प्रयोग करते हैं क्लास में पढ़ाते समय। अब इसको तुम हिंदी में पढ़ के इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश बना लो। हिंदी ध्यान से सुनो, केवल हिंदी पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी होती है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की हिंदी पता, तुम बना लोगे आराम से भैया। समझ में आ गई बात? अगर मैं आगे मेरे भाई बात करूँ आपसे, अप्रोच तो बहुत तरीके की हैं, सारी नहीं पढ़नी है, परेशान मत होना। देखो यहाँ तो एक होती है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, क्रिया करके सीखने वाला। फ्रॉबल ने बहुत जोर दिया है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। आगे देखो, दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, इंपॉर्टेंट है। बिलिंगुअल मेथड मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। बिलिंगुअल के बाद रोल प्ले मेथड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल अप्रोच के लिए दिस इज अ इंपॉर्टेंट मेथड। अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई स्टोरी टेलिंग मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरल अप्रोच के अंतर्गत भी आ सकता है। अगर हम मेरे भाई बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब इसको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी बोलते हैं, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी बोलते हैं, सेम नाम है ये सारे। अगर आपसे बोला जाए डॉक्टर वेस्ट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी, इसको न्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इट्स नोन एज आई थिंक डिडक्टिव मेथड के नाम से भी इसे समझते हैं हम लोग। आगे मेरे भाई ऑडियो वीडियो मेथड, इसे ऑडियो विजुअल मेथड भी कहा जाता है। किसी तरीके की कोई दिक्कत, इतने मेथड ये जो नाम लिखे हैं इनमें आपको सारे याद हो जाए तो बहुत बेटर है, नहीं तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं जिनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, उसके बाद नीचे आ जाओगे मेरे भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, उसके बाद डॉक्टर वेस्ट मेथड हो गया, और उसके बाद ऑडियो वीडियो मेथड हो गया। किसी को कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ नंबर 1 पर, अगर हम मेरे भाई बात करेंगे तो आ जाएगा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही है, ठीक है। आप सोचो यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएंगे वर्ड तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब सुनना, लिखा है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, ये सबसे पुराना मेथड है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाए विच वन, यार ये अंडरलाइन नहीं हो सकता क्या, पूछ देगा तुमसे कि विच वन ओल्डेस्ट मेथड इन दिस, तो आप बोलोगे एग्जाम्पल में वहाँ एमसीक्यू चेक करके वहाँ पे जो भी मेरे भाई लिखा होगा ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसे टिक मार दोगे, ओल्डेस्ट मेथड इसे बोला जाएगा। आगे सुनना, यहाँ लिखा है ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश सीखने का, पढ़ाने का, सिखाने का ये एक सबसे पुराना मेथड है। एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे हाँ भैया सबसे पुराना वाला है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड, इसे क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट कि इसे हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाए विच वन इज ट्रेडिशनल मेथड या विच वन इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड आल्सो, इस तरीके से पूछ सकता है एमसीक्यू में। देन आपको चेकआउट करने हैं सारे एग्जाम्पल जो ऑप्शंस दिए हैं, और उसमें आपको टिक मारना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।
किसी को कोई दिक्कत है 1% की? देखो समझ में आ नहीं बातें पूरी। तो यहाँ पे भी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये क्लासिकल है और ये कैसा है, ट्रेडिशनल है। आगे सुनना मेरे भाई, दिस मेथड इज डिडक्टिव, ये एक डिडक्टिव मेथड है, यानी निगमन सिद्धांत पे ये वर्क करता है। किस पे काम करता है? निगमन सिद्धांत पर काम करता है। अब सुनना, आगमन विधि और निगमन विधि, दो विधियां हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले मेरे भाई एजुकेशन में, हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सुनो, निगमन विधि का मतलब क्या होता है कि पहले किसी चीज को, देखो नी लिखा है तो पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के लिए गमन करेंगे। पहले नियम पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, गमन करेंगे, मतलब गमन का मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड चलेंगे। फिर हम लोग आगे जाकर के एग्जाम्पल्स वगैरह को भी देखेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी मेथड में पहले मेरे भाई क्या पढ़ते हैं, आप बोलोगे पहले तो भैया हम पढ़ते हैं रूल ऑफ ग्रामर्स, रूल ऑफ ग्रामर्स मेरे भाई, रूल्स ऑफ ग्रामर। और दूसरे नंबर पे मेरे भाई हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। समझ में आ गई बात? बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस मेथड इज डिडक्टिव। आगे देखो, यहीं आपसे और भी चीजें आगे पूछी गई हैं। आगे आपसे बोल रहा है कि इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकली रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स इन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। देखो इसमें क्या होता है कि जो भाषा हम सीख रहे हैं, पहले तो हम रूल्स पढ़ते हैं सारे ग्रामर के, उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं। किसे? या तो हम ट्रांसलेट करते हैं जो भाषा हम सीख रहे हैं उससे अपनी भाषा में, या फिर हम जो अपनी भाषा जानते हैं उसको उस टारगेट लैंग्वेज में जो हम सीख रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी हमको आती है, तो या तो हम पूरी इंग्लिश जो लिखी हुई है उसे हिंदी में समझ लेंगे, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ। और अगर आप मेरे भाई यहाँ सब कुछ हिंदी में लिखा होता पर हम लोगों को अंग्रेजी आती होती, तो हम लोगों को रूल पता होते, तो हम अंग्रेजी में उसको हिंदी को बना देते। तो या तो हम इसमें नेटिव लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, नेटिव लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज का, या तो मेरे भाई हम यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहे हैं उसका ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके के ट्रांसलेशन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। बात समझ में आ गई? आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे हो कि क्लास इंग्लिश में पूरी हिंदी हुई जा रही है, तो ऐसा नहीं। इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, उसके साथ हिंदी पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में एक जगह बनाने के लिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेरे भाई ऐसे पूछा जाएगा। हिंदी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो बेटर। अगर आप हिंदी मीडियम से हो देन आपको चीज़ें उनका अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको वहाँ पे आपको मेमोराइज करने में फ़ायदा करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा था एक्चुअल में। ठीक है, आगे बढ़ जाए भैया? बोलोगे ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज किसमें? इन ग्रामेटिकल मेथड। तो आप बोलोगे वर्ड। इसमें हमारा वर्ड जो है वो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है। सबसे छोटी इकाई जो है सिखाने की वो हम वर्ड होती है हमारी। ठीक है, आगे देखना मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है कि मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है रीडिंग और राइटिंग में। इसी में पूछता है कि सबसे ज़्यादा फोकस स्पीकिंग में किस में किया जाता है, एक चीज़। फिर एक आता है कि सब बताओ जरा कि जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस किस में है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि इन विच मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, इन विच मेथड द यूनिट ऑफ सेंटेंस इज वर्ड। तो वर्ड बोला जाए तो आप समझ गए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऐसे सेंटेंस बोला जाए तो किस में आएगा, अभी आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड एक नॉर्मल तरीका सोच लो। इसमें मतलब क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है कि आप इंग्लिश ही बोलो। ठीक है, आप कोई अदर लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप इंग्लिश ही बोलोगे। इंग्लिश में इसमें ज़्यादातर ये रहता है कम्युनिकेशन करना। ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा तक पढ़ते हैं। सुनिएगा जरा, अब मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली टारगेट लैंग्वेज एंड विदाउट एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ ग्रामर विदाउट ट्रांसलेशन। ना तो हमें इसमें ग्रामर के रूल्स पढ़ने होते हैं, ना हमें ज़्यादा ट्रांसलेशन पढ़ना होता है। ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, पर यहाँ पे लिखा है एम्फसाइज, मतलब जोर नहीं दिया जाता है आपको कि नहीं तुम ये सारे रट के ही आओ। उनका मतलब है कि तुम ये स्पीकिंग करोगे तो तुम्हें एक प्रैक्टिस आ जाएगी तुम्हारी लैंग्वेज। जैसे हिंदी में हमने कभी रूल्स नहीं पढ़े, कुछ भी बोलना हो वैसे बोल देते हैं सोच के, ऐसे आप इंग्लिश में भी सोचने लगोगे। ठीक है, तो ये इसका टारगेट होता है। और इसमें याद रखो कि हमेशा ही हमारा जो फोकस होगा वो किस लैंग्वेज पे होगा, टारगेट लैंग्वेज पे होगा। और ये हमारे फॉरेन लैंग्वेज सीखने में प्रयोग किया जाता है, इनको सिखाने में यूज किया जाता है, मतलब जो विदेशी भाषा है, लाइक अंग्रेजी की ही बात हो रही है। आगे सुनो जरा, एंड विदाउट एम्फसाइज ऑन द स्टडी ऑफ ग्रामर विदाउट हाँ, ना तो
ट्रांसलेशन करना है, ना तो अनुवाद करना है, और ना ही हमें ग्रामर का ज़्यादा रूल पढ़ना है। बस क्या करना है, अपना टारगेट रखना है कि टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, दूसरे नंबर पे हमें फोकस करना है फॉरेन लैंग्वेज की टीचिंग पे और टारगेट लैंग्वेज की टीचिंग पे। बात समझ गए? बोलोगे ठीक है, बात समझ में आ गई भैया। आगे सुनना जरा, लिखा है कि इट्स अपोजिट टू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। हमें पहले दिख रहा अपोजिट है, उसमें हम पहले क्या सीखते थे, ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, ग्रामर के रूल के बाद में तब ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह देखते थे। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ तो पहले ही पता चल गई होगी कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड मेरे भाई मैंने आपको बताया था वो एक तरीके से डिडक्टिव था ना, डिडक्टिव था ना भैया। आप बोलोगे ये अगर इसका उल्टा है तो ये डिडक्टिव तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा इंडक्टिव। जल्दी से मेरे भाई बता देना, क्या ये इंडक्टिव नहीं हो जाएगा? भैया इंडक्टिव मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव मतलब हो गया कि फर्स्ट वी टेक एन एग्जाम्पल देन आफ्टर वी लर्न अबाउट इट्स रूल्स। उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल सुन लेंगे कि भैया एक ये एग्जाम्पल हो गया, देन हम पढ़ेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। मैंने बोला कि राम इज अ गुड बॉय, उसमें राम पे फोकस किया। हमने बोला राम जो है मेरे भाई ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय में राम नाउन हो गया। अब आप बाद में जाओगे तब आप नाउन के रूल में पढ़ोगे कि नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। बात समझ गए? पहले हमने देख लिया कि नाउन ये है, बाद में जाके हमने उसके रूल पढ़े, वो साइड की बात है, उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, जोर कम दे रहे हैं, एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? बोलोगे बढ़िया भैया, पूरी तरीके से बात एकदम क्लियर होती चली जा रही माइंड में। इनको साथ में मेरे लिखते भी रहो तो ज़्यादा बढ़िया अच्छा में रहेगा। ठीक है, आगे देखो लिखा है इज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा ये डेवलप्ड किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा भाई बाइलिंगुअल का पूछा जाता है। बाइलिंगुअल में तो हर बार क्वेश्चन पूछते हैं सीजे डॉटसन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ रहा है कि इट्स डेवलप्ड बाई किसके द्वारा, बोलोगे मैक्सिमिलियन बर्लिच के द्वारा, मैक्सिमिलियन बर्लिच के द्वारा। भैया बर्लिच देखो यहाँ पे कैसा लिखा है, BERLITZ ये लिखा है, वहाँ पे शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, बर्लिच ये लिखा है, मैक्सिमिलियन आप समझ पा रहे होगे। कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भाई, एक नंबर बेहतरीन भैया, समझ में आ गया सब कुछ। अब देखो यहाँ पे मेजर फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आपको बोलने पे और सुनने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। रीडिंग और राइटिंग पे किस पे कर रहे थे, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आप बोलोगे भैया ये स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे फोकस करते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। अब बोला गया है कि इट्स अ इंडक्टिव मेथड, हमें पता, पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा, बाद में रूल्स पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल्स बाद में रूल। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया मेरे भाई, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट था कि कौन सा है, ये मेरा इंडक्टिव होता है। और ये बड़ा ध्यान से देखना भैया कि यूनिट ऑफ टीचिंग इसमें क्या होती है, सेंटेंस। जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में अगर बात करा जाए कि यूनिट ऑफ टीचिंग इज देन वर्ड, उसमें वर्ड थी, इसमें सेंटेंस है। बात समझ में आई? आप बोलोगे समझ में आ गई, बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा याद होता चला जा रहा है। आगे सुनो, आगे आ जाएंगे बाइलिंगुअल मेथड, नाम से ही पता चल रहा बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं की बात करेगा। सिंपल है भैया, हमारे लिए क्या है देखो भी बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डेवलप्ड किसके द्वारा होता है, सीजे डॉटसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर बार एमसीक्यू में आता है, 100% छपेगा, 100% छपेगा, तुम लिख कर ले लो है मुझसे आज, सीजे डॉटसन। ठीक है, आगे सुनो, यहाँ पे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टीचिंग, ये हमारे टीचिंग को सीखने का सबसे कॉमन मेथड है, बहुत ही सरल मेथड है, ज़्यादातर सामान्यतः इसे प्रयोग किया जाएगा। आगे बोला गया है कि इट इज़ अ मिडवे बिटवीन, अब देखो ये बोला गया बीच का रास्ता है, किसके किसके, एक तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का, और एक मेरे भाई कौन सा, ये एक मेरा ये था डायरेक्ट मेथड। तो ये हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का मिडवे यानी बीच का रास्ता है, यानी इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया। बोला गया कि भाई पूरा पूरा तो कोई नेटिव लैंग्वेज को बोल नहीं सकता है, क्योंकि कोई मतलब सॉरी पूरा पूरा कोई इंग्लिश लैंग्वेज तो सीख नहीं पाएगा डायरेक्ट मेथड में, उसको थोड़ी ज़रूरत तो पड़ेगी ना हिंदी सीखने की। तो ट्रांसलेशन मेथड ने ये बोला कि ठीक, ट्रांसलेशन वाला बोलता हम तो ट्रांसलेशन कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश बना देते हैं, इंग्लिश को हिंदी बना देते हैं। तो वो कहता है फिर ऐसा करो, हमें भी थोड़ा यूज करो और थोड़ा भैया तुम पे फोकस किया जाए, दोनों लोग भाई मिलकर के बाइलिंगुअल मेथड बना देते हैं। ऐसे आप याद कर लो। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या करेगा, वो डायरेक्ट मेथड को भी सपोर्ट करता है और मेरे भाई जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को भी सपोर्ट करता है। दोनों मेथड का मिक्स आउट मिड वे है, बीच का रास्ता है। अभी समझ जाओगे कैसे, देखो इसमें होता क्या है कि इट इज अ मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और दूसरे नंबर पे एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब सुनो जरा, यहाँ पे होता क्या है कि 2 लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, इसमें हम लोग 2 लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। एक तो टारगेट लैंग्वेज होती है और एक हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा, जो हमारे लोकल की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो एक हमारी टारगेट लैंग्वेज, एक हमारी मदर टंग। बात आई समझ में? आगे भैया क्या करेंगे अब इसमें सुनना जरा, इसमें ये होता है कि मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग। जैसे मैंने कहा मदर टंग,
आधे बच्चों को ये समझ में आया, मदर माँ समझ में आ गया, टंग जीभ, माँ की जीभ। अब तुमने इंग्लिश को समझा, लेकिन अगर मेरे भाई तुमको नेटिव लैंग्वेज नहीं पता है, तुम्हारी मदर टंग में तुम्हें चीज़ें क्यों यूज करते हैं, हमें बातों को क्लियर करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए मदर टंग का यूज किया जाता है, क्लियर द मीनिंग, यानी उसके अर्थ को पूरी तरीके से समझने के लिए। जैसे मदर टंग बोला गया, आपको समझ में आया, माता की जीभ, कोई सेंस है इस बात का, बोलोगे नहीं। मैंने कहा मदर टंग का मतलब होता है जो हमारी मातृभाषा है उससे संबंधित होती है, यानी जो हम लगातार अपनी जीभ से बोलते हैं ना, जो हम लोग रोज में यूज करते हैं, अपनी जो है नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा, उसकी हम लोग बात करते हैं। तब आपको पता चला, अच्छा भैया मदर टंग का मतलब मातृभाषा हुआ, अच्छा अब समझ में आ गया, देखो आ गया। तो हमने आपको क्या किया, जब आपको अपने मदर टंग में, अपनी ही मातृभाषा में इसका अर्थ समझाया इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में, देन आपको पूरी बात समझ में आ गई। मतलब किसी भी चीज़ को हम इसका यूज कब करेंगे, क्लियर द मीनिंग, यानी उसके अर्थ को स्पष्ट करने में अगर कोई कंफ्यूज है तो। किसी को कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखना भैया, लिखा है यूज्ड सैंडविच टेक्निक, इसमें सैंडविच टेक्निक का यूज किया जाता है। ये सैंडविच टेक्निक एक तरीके की टेक्निक होगी जिसके द्वारा हम लोग चीज़ों को आसानी से सीख सकें। आपके सिलेबस में सिर्फ नाम दिया है तो सिर्फ नाम देखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया कि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज मदर लैंग्वेज। अब देखना यहाँ पे ये भी है कि ऐसा थोड़ी ना कि टीचर पढ़ा रहा है और आपके बगल वाला बैठ के बच्चा बता रहा है कि अरे मदर टंग नहीं पता तुमको, वो होती है मातृभाषा, कंटा मार दिया जाएगा उसके। यहाँ पे कौन बोलेगा, मतलब नहीं, कंठाव नहीं मार दिया, मैंने ऐसे फनी वे में बोला, और आप सोचो कि ये दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बाल केंद्रीय शिक्षाओं की बात हम लोग कर रहे हैं। सुनिएगा, उसको ये बोला जाएगा कि आप मत बोलो, क्योंकि टीचर बोलेगा ना, टीचर समझाएगा वो चीज़ें, क्योंकि टीचर यहाँ पे जो भी होगा वो बाइलिंगुअल होगा, उसको हिंदी भी पता होगी, अंग्रेजी पता होगी। अंग्रेजी में कुछ समझा रहा, आपको नहीं समझ में आया, देन वो उसको हिंदी में बताएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे अलाउड होता है मदर टंग यूज करना, लेकिन ओनली फॉर टीचर व्हेन नीडेड, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब वो भैया यूज करेगा। आप ये नहीं कि वहाँ पे बच्चे यूज कर सकते हैं, बच्चे नहीं यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा है कि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज मदर टंग, टीचर यूजेस इट व्हेन नीडेड। बच्चों को अलाउड नहीं है मदर टंग में बात करना, सिर्फ टीचर को अलाउड है, वो भी जब जरूरत पड़े, व्हेन नीडेड। किसी को कोई दिक्कत भैया, ये भी बात खत्म हो गई। नाउ कहाँ पे आ चुके हैं भैया, आ गए हैं अब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पे। ध्यान से सुनना भैया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का अगर आपसे डेवलप्ड बाय पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है ये भी, जितने भी डेवलप्ड हैं सारे याद रखिएगा। जरा बताइएगा मेरे भाई, अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक थोड़ा सा छोटा सा, कि जो मैक्सिमिलियन बर्लिज थे, मैक्सिमिलियन बर्लिज वो किस भाषा के लिए थे, किस मेथड के लिए थे, जल्दी से बता दो। तुम्हारे लिए कमेंट खुला है ना, कमेंट में तुम अभी लाइव देखते जाओ, लिखते जाओ। आगे सुनना जरा, डेवलप्ड बाय डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट, डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट, ये इनका नाम है, याद हो गया भैया, डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट मेथड है तो डॉक्टर होगा, वेस्ट होगा, बीच में माइकल ऐड कर दिया है, हमें ऑप्शन में डॉक्टर और वेस्ट ढूंढ के लगा देना है, बस खत्म, इतना थोड़ी न पूछने वाला कोई। आगे सुनना जरा, लिखा है कि इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के तो विपरीत है, एकदम विरोध करता है उसका, बोलता है ऐसा कैसे तुम सिर्फ भाषा भाषा सिखा रहे हो, दो लोगों में एक ही टारगेट लैंग्वेज लेके बैठे हुए हो, ये तो गलत है ना। रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग, इसका कहना है कि रीडिंग जो है, जो पढ़ना है, वो किसी चीज को सीखने से सरल तरीका है। बढ़िया है भैया, ये बात तो समझ में हमें भी आती है कि रीडिंग जो है वो किसी चीज को लर्न करने से सरल तरीका होता है ना। रीडिंग इज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग, लर्निंग से रीडिंग थोड़ा सिंपल आसान होता ही है, हमें भी पता है ये बात, सबको ही पता है, तुम में से याद करना पड़ता है और सिर्फ पढ़ना पड़ता है, तो दोनों में कितना अंतर। पढ़ तो एक बुक लोगे, याद लेके उसमें एक चैप्टर भी नहीं सही से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटीज, दो तरीके की रीडिंग एबिलिटीज हैं, एक तो ओरल और एक साइलेंट। साइलेंट में हम लोग मौखिक रूप से ही पढ़ते हैं, पर बोलते हैं मन में पढ़ो, आवाज़ नहीं करना, उसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग। और ओरल मतलब बोल बोल के मुंह से पढ़ना, लाइक मौखिक तरीके से पढ़ना। तो ये सिंपल था, आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ किया जाता है फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग पे फोकस अधिक किया जाता है कि साइलेंट रीडिंग पढ़ना थोड़ा सा उनके लिए बेस्ट है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इसे भैया स्टेटमेंट, इसके लिए डॉक्टर वेस्ट जी ने एक स्टेटमेंट बोला कि इट इज़ ईजियर टू एक्वायर आ रीडिंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज देन द एक्वायर्ड स्पीकिंग। इन्होंने बोला कि किसी चीज़ को पढ़ना जो है वो आसान होता है उसे बोलने से। ये सही बात है क्या? किसी चीज़ को पढ़ना मतलब रीडिंग जो है, रीडिंग नॉलेज,
वो मेरे भाई कैसी होती है, बोल रहे हैं कि ईजियर होती है, ईजियर है किससे, बोलेंगे तो लैंग्वेज देन द एक्वायर्ड स्पीकिंग। उन्हें बोलने से पढ़ना जो है वो ईजी है, ठीक है, सही बात है, पढ़ना सरल है, बोलना टफ है, ठीक। अब इसमें ये ना सोचना कि पढ़ के बोलना, वो नहीं बोला जा रहा है, पढ़ना सिंपल है। आप अपने मन में अगर पढ़ोगे एक चैप्टर, मतलब जैसे पहला पेज है, आपने अपने मन में पढ़ा बिना बोल के, तो आप उसे थोड़ा जल्दी पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आंखों से जल्दी जल्दी एक फेर करके चले गए। लेकिन जब आप बोल बोल के पढ़ रहे हो तो एक एक अक्षर को उच्चारण भी कर रहे हो ना, प्रोनाउंस भी कर रहे हो, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और थोड़ा सा वो टफ भी हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जब आप मन में पढ़ते हो। तो उसके सपोर्ट में मन में पढ़ने के लिए इन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी बोला कि जो हमारे में इट इज़ ईजियर टू एक्वायर अ रीडिंग नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज दैन द एक्वायर्ड स्पीकिंग, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना सरल है, याद करना कठिन है, ये बात भी डॉक्टर वेस्ट में है, पढ़ना सरल है, बोलना कठिन है थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, तो ये बात भी डॉक्टर वेस्ट ने ही कही है। बात समझ में आ गई भैया, डॉक्टर वेस्ट तो बढ़िया आदमी है, सिंपल सिंपल चीज़ें बोल के गए हैं। आगे देखो, इसमें 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है रीडिंग, एक होता है रीडिंग विथ सेलेक्ट वोकैब। हमें रीडिंग करनी है कुछ सिलेक्टेड वोकैब के साथ में, कुछ शब्द कोश के साथ में, शब्द कोश बोलेंगे, ठीक है, वोकैब को। और भैया यहाँ पे जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, उचित रूप से यहाँ पे मातृभाषा का भी प्रयोग करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, नंबर लास्ट होगा मेरा भैया, ये लास्ट होता है शायद, ऑडियो लिंगुअल मेथड, नहीं ऑडियो वीडियो मेथड भी एक है, सॉरी। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को भैया हम लोग सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, इसका प्रयोग स्टार्ट कैसे होता है। यूएसए ने इसकी स्टार्टिंग की जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ आर्मी ट्रेनिंग के लिए, उस समय उसने इसका प्रयोग किया था। तो इसको हम लोग आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में भी, कि आपसे पूछेगा ऑडियो लिंगुअल मेथड इज नॉन एज, आप बता दोगे कि आर्मी मेथड। आगे सुनना, अगर बोला जाए कि दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन, कहाँ पे, यूएस में बनाया गया, यूएस आर्मी ने बनाया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर द्वितीय के समय, जो हमारा विश्व युद्ध 2 हुआ था उसके टाइम पे इसका इन्वेंटमेंट किया गया। आगे मेरे भाई देखते हैं क्या है, बोला है कि सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डायरेक्ट मेथड बट मैनी आर डिफरेंट। अच्छा, ये बोला है कि जो डायरेक्ट मेथड है उसके तरीके, बहुत से प्रिंसिपल तो इसके सेम उसी के तरीके हैं जो डायरेक्ट मेथड के थे, लेकिन कुछ हैं जो उससे अलग हैं, ठीक है। ये तो एक मतलब एक लाइन लिखी है सिर्फ। आगे भैया देखते हैं, लिखा है इन दिस लैंग्वेज मेथड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी टारगेट लैंग्वेज। जो भी इसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं भाषा में, जब ये सिखाई जाती है तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, वो हमेशा टारगेट लैंग्वेज में दिए जाएंगे। मतलब जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो वो इंग्लिश में दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। डायरेक्ट मेथड की तरह इसके कुछ हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड से अलग इसके रूल्स हैं, साथ ही साथ भैया इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट मेथड में दिए जाएंगे, ठीक, सिंपल है। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बोला गया है ओरल रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ स्क्रिप्टेड डायलॉग्स। इसमें कुछ डायलॉग्स होते हैं जिनको हमें याद ही कर लेना होता है, उनको रिपीट करना होता है मौखिक रूप से बोल करके। चलो, विश्राम सावधान वाली बातें हो रही हैं। आगे सुनना, यहाँ पे 4 मेथड्स हैं मेरे भाई जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये 4 मेथड्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनमें से आपसे पूछ सकता है कि विच वन 4 मेथड्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब बोलोगे रिपीटेशन, रिस्टेटमेंट, इनफ्लेक्शन और रिप्लेसमेंट। अब सुनना जरा, यहाँ पे इनको दोबारा तरीके से समझते हैं। रिपीटेशन मतलब जो मैंने बोला वही तुमने बोला, तो वो तो रिपीटेशन हो गया। रीस्टेटमेंट, मेरी बोली बात को बदल के थोड़ा बोला। इन्फ्लेक्शन, मेरी बात को तोड़ मोड़ के बोला, तोड़ना मोड़ना होता है इन्फ्लेक्शन। और रिप्लेसमेंट को मैंने जो बोला तुमने कुछ और ही बोल दिया, वो बात ही बदल दी। अच्छा भैया, अब आ गई बात समझ में। भैया आप समझाओ जरा इसको एक बार। तो देखो जरा, अगर आपसे बोला जाए रिपीटेशन क्या होता है, आप बोलोगे द स्टूडेंट रिपीट व्हाट द टीचर से, जो टीचर ने बोला उसी को स्टूडेंट ने रिपीट कर दिया, इट्स कॉल्ड रिपीटेशन। बात आई समझ में। जैसे टीचर ने क्या बोला, एग्जाम्पल भी देख लो, टीचर ने बोला आई वॉन्ट टू रीड द बुक, स्टूडेंट ने बोला आई वॉन्ट टू रीड द बुक, एकदम टेप रिकॉर्डर। ये कौन सा हो गया, रिपीट। दूसरा देखना, अगर हम बात करते हैं रीस्टेटमेंट की, तो टीचर सेज आई सेंटेंस एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस अ वर्ड इन द सेंटेंस। वो उसी के किसी वर्ड को क्या करेगा, रिप्लेस करके उसी से आंसर बता देगा पूरा। अच्छा, जैसे टीचर बोलता है कि टेल मी टू कम इनसाइड, टीचर ने बोला कि मुझसे कहो अंदर आ जाओ, टीचर ने बोला कि मुझसे कहो अंदर आ जाओ, टेल मी टू इनसाइड।
तो स्टूडेंट ने क्या बोला, वो पूरा थोड़ी ना बोलेगा कि टेल मी टू इनसाइड, वो फिर क्या टीचर से बोल देगा कि मुझसे कहो कि तुम अंदर आ जाओ। वो तो अंदर ऑलरेडी बैठा है, टीचर बाहर था, टीचर ने बोला कि टेल मी टू कम इनसाइड, कि तुम अंदर आ जाओ। तो वो बोलेगा भैया, स्टूडेंट कहेगा कि ओके कम इन, क्या बोल देगा, कम इन मतलब अंदर आ जाओ। तो वो पूरा नहीं रिपीट करेगा, उसी का सेंटेंस में से कुछ पार्ट उठाएगा और उसको बोल करके वो अपनी बात का आंसर बता देगा। एक तरीके से वो जो बोला गया है सामने से उसको रियल कर देना, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, ठीक है, मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करो, मुझे 200 रुपये दो, तो वो बोलेगा ना कि ये 200 रुपये लो, क्या बोलेगा, मैंने उससे बोला कि गिव मी 200 रुपीज़, तो वो क्या बोलेगा, ओके 200 रुपये दे देगा, खत्म बात। लेकिन सुनना ध्यान से, ऐसा तो है नहीं कि मैंने उससे कहा कि मुझे 200 रुपये दो, उसने मुझसे बोल दिया मुझे 200 रुपये दो, ये तो रिपीटेशन हो गया। तो रिपीटेशन क्या था, जब सेम टीचर सेज देन रिपीट बाय द स्टूडेंट्स, और मेरे भाई रीस्टेटमेंट क्या होगा, टीचर सेज अ सेंटेंस एंड स्टूडेंट रिप्लेस द वर्ड बाय इन द सेंटेंस। सिंपल सी बात थी, दोनों बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। आगे सुनना, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेक्शन, तोड़ मोड़ के बातें करना, मतलब उसी बात को अलग तरीके से बोलना, पर बात का अर्थ लगभग सेम होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। देखो उन्होंने बोला कि टीचर से अ वर्ड और सेंटेंस एंड स्टूडेंट चेंज द फॉर्म, वो उसकी फॉर्म को बदलेगा। जैसे कि टीचर ने बोला कि यू गो टू कल्याणपुर, यू गो टू कल्याणपुर, लेकिन यहाँ स्टूडेंट बोलता है यू वेंट टू कल्याणपुर, उसने गो टू को वेंट कर दिया, क्या कर दिया, गो टू को वेंट कर दिया मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब उसने चेंज कर दी। बात आ गई समझ में एकदम बढ़िया तरीके से कि नहीं आ गई, जल्दी से मेरे भाई बता देना। आप बोलोगे एकदम भैया पूरी की पूरी बात एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही है, रिपीटेशन में तो सेम टू सेम वही बातें बोल देता है भैया। उसके बाद बात करते हो आप हमसे रीस्टेटमेंट में, तो वो रीस्टेटमेंट में सामने वाला जो बोल रहा होता है उसी को क्या करता है, चेंज करके उसी सेंटेंस से कुछ निकाल के हिस्सा उसे बोल देगा। अगर भैया पूछा जाए इन्फ्लेक्शन में, इन्फ्लेक्शन में बोलोगे जो टीचर ने भैया बात बोली है वो उसकी फॉर्म चेंज करके ही बोल देगा। भैया एक होता है और कौन सा, वो होता है रिप्लेसमेंट। उसमें क्या होता है कि टीचर कुछ बोलता है, स्टूडेंट उसमें कुछ चीजें बदल ही देता है, ठीक है। बात आई एकदम बढ़िया तरीके से समझ में। तो भैया ये तो हो गया हमारा इन्फ्लेक्शन, आप समझ गए होगे इन्फ्लेक्शन में क्या हुआ। लेकिन आप रिप्लेसमेंट भी देख लो, आप इसे ऐसे ही समझ जाओगे जो मैंने बताया। लिखा है कि स्टूडेंट रिप्लेस द वर्ड इन द सेंटेंस, वो सीधे सेंटेंस के कुछ वर्ड ही रिप्लेस कर देगा, बदल देगा। कैसे बदल देगा, वो बोलेगा टीचर ने बोला था कि आई लाइक एप्पल, स्टूडेंट खड़ा वो बोला कि आई लाइक मैंगोस, दूसरा खड़ा वो बोला भाई आई लाइक बनाना, आई लाइक जो है पॉमग्रेनेट, आई लाइक ऑरेंज, सबका एक अपना अपना। तो सब क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस से ही मेरे भाई कुछ वर्ड्स को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये होता है रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। कितने पार्ट्स थे, 4, किसके, ऑडियो लिंगुअल मेथड के। कौन कौन से 4 हैं भैया, 4 चारों पार्ट बता दो एक बार फिर से। बोलो भैया रिपीटेशन था पहले आपने बताया, फिर रीस्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को मतलब दोबारा से बोलना, थोड़ा सा एक पार्ट उसका लेकर के। उसके बाद भैया तीसरा आपने बताया इन्फ्लेक्शन, जिसे हम बोलते हैं मोड़ना या तोड़ना, तोड़ मोड़ के किसी चीज़ को बोल देना। फिर भैया चौथा आपने बताया रिप्लेसमेंट, जिसमें हम किसी चीज़ को बदल ही देंगे। सीधा सीधा बात, बिल्कुल समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, नहीं आई क्या, आ गई ना मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अब सुनो, अगर हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल मेथड या फिर ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में, ये मेरे भाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चे इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज दिस इज अ इंटरेस्टेड मेथड। अब आप बताओ टेलीविजन से कोई सिखाए, जैसे आप ही अभी मेरी क्लास आपको कम अच्छी लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ बाई पेज। लेकिन अभी आप यही क्लासेस जब बड़े टीचरों को देखो, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, पैसा पैदा करते हैं, बना रहे हैं अपना, उन्होंने क्या लगा रखा, डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, एकदम बढ़िया दिखा रहे हैं, कुत्ता दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ कुत्ता देख के इंटरेस्ट बनता है। सिंपल सी बात है, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं पर मेरे पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, तो मैं ये मान सकता हूं कि मैं अपनी फैकल्टी की वजह से उनसे पीछे रह जाऊंगा। सिंपल सी बात है, जो मुझे ये कड़वा सच है लेकिन सच है। और वो लोग क्या करेंगे, उनके पास फैकल्टी अच्छी है, हो सकता है वो मुझसे बढ़िया तरीके से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे आप तक, लेकिन वो बढ़ जाएंगे, ये आपको भी पता है। अभी आप खुद ही जाकर के क्लास को बैक करोगे, आप बोर हो जाओगे, देन आप दूसरे को ट्राई करोगे जाके। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, तो अपना अपना वो है, आगे देखेगा। हम बात कर रहे हैं ऑडियो विजुअल मेथड, यहाँ पे ऑडियो की भी यूज होगा और भैया विजुअल का भी यूज होगा, मतलब चित्र भी दिखाई पड़ेंगे और बातें भी सुनाई पड़ेंगी। ये भी एक मेथड है, देख लेते हैं कैसा। मेरे भाई ये एक मोर इफेक्टिव मेथड होता है फॉर इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश को सिखाने का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मेथड, मोर इफेक्टिव, ठीक है।
बाकी इफेक्ट तो मैं इतने खुद ही चिल्ला चिल्ला के दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें मज़ा आ रहा होगा भाई पढ़ने में। आगे लिखा है कि द ऑडियो विजुअल मेथड रिफर्स टू बोथ साउंड एंड पिक्चर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हमें चित्र भी दिखाई पड़ेंगे, उसमें हमें आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दी है ये वाली लाइन, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स का क्या अटेंशन पाता है। अटेंशन तभी आप पाओगे जब आप उसको फैकल्टी अच्छी दे रहे हो, उसको नॉलेज अच्छा दे रहे हो, मतलब उसको पढ़ा भी अच्छा रहे हो, बाकी उसकी चीज़ें जो आप प्रोवाइड करा रहे हो वो भाई अपर लेवल की हैं, एकदम ओपी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो ना, ऊँची लोग हैं ये लोग चलो आगे देखते हैं। तो लिखा था टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं वो लोग, किस लिए यूज करते हैं उसका रीजन है, वो चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो मेरी तरफ हो, ध्यान केंद्र जो है वो मेरी तरफ होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए और पूरी तरीके से उसका फोकस जो है वो मेरी तरफ होना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। किसी भाई को कोई भी दिक्कत है अगर, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताना कि भैया अगर इस चीज़ को ऐसे बताते तो ज़्यादा बेटर होता, मैं भाई अगली बार से ट्राई भी करूँगा, ठीक है। आगे देखो लिखा है काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड। इसके भी कुछ तरीके हैं, कुछ होते हैं मेरे भाई सिंपल ऑडियो विजुअल मेथड। कैसे सिंपल ऑडियो विजुअल मेथड, साधारण दृश्य श्रव्य सामग्री, ये है सिंपल विजुअल मेथड केवल। तो सिंपल विजुअल मेथड का मतलब है केवल दृश्य, सिर्फ दिखने वाली चीजें होंगी, और जब ऑडियो भी लिखा होगा इसका मतलब होगा श्रव्य। ये भी आपने ऑलरेडी मेरे भाई शायद पढ़े थे, आपको याद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों वाले। चलो सुनना जरा। सिंपल विजुअल का मतलब जिसमें हमें चीज़ें सिर्फ दिखाई पड़ती हैं। भैया कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें सिर्फ सामने चार्ट आर्ट, जैसे हो गया आपको बॉडी नेम पढ़ने होता है, आपके क्लास में एक चार्ट लगा है, आपने देख लिया चार्ट, सिर्फ देख लिया ना, उससे क्या आवाज़ें आती हैं कि टो माने पैर का अंगूठा, ईयर माने खान, ऐसा कुछ नहीं होता ना, सिर्फ छपा हुआ है सामने। तो ये हमारा सिंपल ऑडियो, सिंपल विजुअल मेथड हो जाते हैं जो हमें सिर्फ दिखाई पड़ते हैं। तो सिंपल विजुअल ऐड में मेरे भाई देख लेंगे नंबर 1 पे, जैसे ब्लैक बोर्ड सिर्फ देख सकते हो उस पर, चार्ट सिर्फ देख सकते हो उसमें, TLM इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा डायग्राम, हमने कहा भैया ग्राफ हो गया, हमने कहा भैया ग्लोब हो गया, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ देखते हैं, इनको सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल ऑडियो एड्स के बारे में, तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ सुनाई पड़ेंगी। यांत्रिक श्रव्य सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं भैया, आप बोलोगे देखो रेडियो हो गया, सुनाई पड़ता है सिर्फ, टेप रिकॉर्डर कुछ भी रिकॉर्ड कर दो बाद में वही सुन पाओगे, ग्रामोफोन्स सिर्फ सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें, ऑडियो प्लेयर हो गया, MP3 प्लेयर्स हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आप ये सारे बोल सकते हो ये दिस इज अ मैकेनिकल ऑडियो एड्स, खत्म बात, सिंपल है। आगे भैया बोला है कि आपसे मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे कि सिनेमा है, टेलीविज़न है, थिएटर्स हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया आप तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बाई प्रोजेक्टर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें दिखाती हैं कि श्रव्य भी है, दृश्य भी है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द, हम बोल सकते हैं इसके द्वारा बच्चे जो हैं अधिक प्रभावित होते हैं। इंटरेस्टिंग मेथड भी है, इंटरेस्ट भी उनका जागृत होगा, और साथ ही साथ सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं, मज़ा लेते हैं उसको पूरा एन्जॉयमेंट के साथ में, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, अब लास्ट बचा है टेक्निक्स। हमने अप्रोच पढ़ लिया, अप्रोच के अंदर हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद भैया हमने ओरल अप्रोच के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और भैया सिचुएशनल अप्रोच के बारे में पढ़ा, फिर हमने मेथड्स पढ़े। मेथड में मेरे भाई हमने कितने मेथड पढ़े हैं बताना जरा, आप बोलोगे डॉक्टर वेस्ट पढ़ा, उसके बाद भैया हमने बाइलिंगुअल पढ़ा, हमने डायरेक्ट पढ़ा, हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन पढ़ा, हमने ऑडियो लिंगुअल पढ़ा, हमने मेरे भाई ऑडियो और वीडियो लिंगुअल देखा। तो वीडियो और वीडियो केवल, तो केवल विजुअल, केवल ऑडियो और केवल ऑडियो और वीडियो दोनों मिला करके 3 अलग अलग चीज़ें जो थी, मैंने आपको इसके अंदर जो एड्स बताए हैं, सेम दैट मेथड, ठीक है। तो हर चीज़ को अगर मैं लिख के ऐसे समझाऊंगा तो बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी भाई। मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में सब हो जाए मैक्सिमम। देखो यहाँ पे सुनना, अगर हम बात करते हैं टीचिंग प्रोसीजर बोलते हैं इसे, अब देखो टेक्निक्स होता क्या है, सॉरी टेक्निक्स, मैंने टीचिंग बोल दिया जल्दबाजी में। टेक्निक्स क्या है, मैंने कहा जैसे मैं कुछ पढ़ता हूँ, अगर मैं कुछ उसके लिए प्लान कर रहा हूँ तो मेथड था, प्लान तो मेथड होता है भैया, ठीक है। मैंने कहा उसको सीखने का कुछ तरीका जो है वो देखूंगा, तो बोलोगे भैया वो तो अप्रोच होता है, व्यू ऑफ थिंग्स, ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, ये वाला तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं होता, यानी प्लान भी नहीं हो सकता है और देखने का नजरिया भी नहीं हो सकता, ये 2 चीज़ें तो भूल जाओ। तो भैया तीसरा हम क्या करते हैं, भैया कुछ मेरे पर्सनल टेक्निक्स भी तो होती हैं, पर्सनल स्ट्रेटजीज, जैसे नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये किसने सिखाया,
मेरा है ना पर्सनल ये तो भैया। और मैंने कहा भैया जैसे मैथ पढ़ना है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है भैया। और भैया कुछ शॉर्टकट्स, रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लो, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर ला दो। ये क्या है? ये तो मेरी चीज़ें हैं ना, खुद की बनाई हुई, या फिर मैंने किसी से सीखी है ऐसे शॉर्ट्स में। तो ये भैया फिर क्या हुआ, ये सारी टेक्निक्स हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपने एक पुस्तक ली, आपको वो बुक पूरी की पूरी पढ़नी है, आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं इतने बजे से ये चैप्टर पढ़ूंगा, इतना बजे। इट्स कार्ड, ये मेरे भाई क्या है, ये आपके पढ़ने का एक तरीका हो गया, एक अप्रोच आपने तैयार की कि ऐसे इसको पढ़ना है। फिर आपने इसमें भी कुछ पार्ट्स बनाए, उसके कुछ सिंबल्स बना के सामने लगाया कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आपके प्लान हो गए कि इसको इससे इसे पढ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे आप बोलोगे टेक्निक्स क्या है। टेक्निक्स ये है कि हमें इसे याद कैसे करना है। हमने कुछ मेथड निकाले इसको याद करने के कि भैया हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे भैया यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप याद करना चाहो, तो वो सारी आपकी टेक्निक्स हो गई। अप्रोच अलग पता चल गई क्या है, मेथड आपको पता है क्या है, और टेक्निक्स आपको पता है क्या है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे सुनना, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स में क्या है, टीचिंग टेक्निक्स आर आवर पर्सनल स्ट्रेटजीज, जो हमारी खुद के ही स्ट्रेटजी हैं वो होती हैं, योग्यताएं, और साथ ही साथ दैट वी यूज इन द क्लास, जो हम क्लास में प्रयोग करते हैं। वो सारे हमारे खुद के तरीके या खुद की योग्यताएं जो हम क्लास में अपने यूज करते हैं, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज कहलाती हैं मेरे भाई टेक्निक्स। बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ बढ़िया तरीके से। आगे भैया हमने बात की अगर, तो यहाँ पे जरा देखना, लिखा है इट इज़ अ टूल दैट इज यूज टू ऑब्टेन ऑन इमीडिएट रिजल्ट। अगर हम किसी रिजल्ट को तुरंत ही पाना चाहते हैं तो हमें यूज करते हैं किसका, टेक्निक्स का। तो इट इज़ अ टूल, ये एक तरीके का गैजेट है, टूल है, एक यंत्र है जिसका हम प्रयोग करते हैं कब, जब हमें एन इमीडिएट रिजल्ट, जब हमें कोई रिजल्ट तुरंत ही पता करना होता है। बढ़िया बात समझ में आ रही होगी, एकदम सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा टफ नहीं है जो आपको ना आ रहा हो मेरे भाई, ठीक है। आगे अगर मेरे भाई हम लोग बात करते हैं, लिखा है कि इट इज़ अ वाइड वैरायटी, इसमें मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एक्सरसाइजेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटी हैं। एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ की इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे साथ ही साथ हम डिवाइसेस जो हैं, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनका प्रयोग करते हैं क्या करने में, लैंग्वेज टीचिंग इन क्लासरूम, जिनका प्रयोग हम लोग टीचिंग करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग करने में क्लासरूम में। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनका हम इसमें प्रयोग करते हैं, कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। लाइक हम टेलीविज़न से सीख रहे थे, है तो वैसे वो क्या, ऑडियो विजुअल एड्स, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो हमारी टेक्निक है ना उसे सीखने की। बात समझ पाए? चलो आगे सुनना भैया, जैसे हम ड्रामा है, ठीक है, डायलॉग्स हो गए, क्वाइज हो गया, ये सारे तरीके हैं इसको सीखने के। अब मैंने कहा भैया अब हमें बचा है थोड़ी सी चीज़ें, और ये पहला चैप्टर का जो आपका मेथड, अप्रोच और टेक्निक्स था, पूरा का पूरा हम लोगों ने एंड कर दिया है। अब आ जाओ भैया लैंग्वेज गेम्स पे, जरा सा है सुनना जरा। लिखा है पे भैया, गेम विच इज़ प्लेड टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स। बोल रहा है कि गेम जो है वो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग इसमें गेम बोल रहे हैं जो हमें इंग्लिश को प्रॉपर वे में सिखाते हैं, एक निश्चित क्रम में हम अंग्रेजी सिखाते हैं, उन्हीं की बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज गेम्स में। जैसे भैया कौन कौन से हो गए, जरा बताओ वो लैंग्वेज गेम्स के बारे में। आप बोलोगे भैया कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज गेम्स में अगर हम बात करते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें भी हैं, देखो कौन कौन सी। पहली तो ये हो गई कि जो लैंग्वेज गेम्स है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन लर्निंग। तो लर्निंग जो होती है उसमें सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले, अपने आप का योगदान कौन कर रहे हैं, गेम प्लेस। आगे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज प्लेस के बारे में, लैंग्वेज गेम्स के बारे में। लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या लिखा है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक, यहाँ पे कुछ कट गया है क्या बाद का, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके एंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। देखो इसका मतलब ये है कि जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है ये आवश्यक हमें क्यों लगता है, इसके लिए आवश्यक लगता है कि ये उसको कैसा बना देता है, थोड़ा सा एंजॉयबल मतलब मनोरंजक बनाता है, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्टिंग ये आगे लिखा है STING, मैं कहूँ कुछ अजीब लग रहा है देखने में, इंटरेस्टिंग और उसे ईजी बना देता है। तो जो लर्निंग गेम्स होते हैं वो हमारी टीचिंग लर्निंग को कैसा बनाते हैं, एक तो इंटरेस्टिंग, रुचि बनाते हैं उसमें, दूसरे नंबर पे मेरे भाई उसमें क्या कर देते हैं, आप बोलोगे एंजॉयबल,
ऐसा बनाएंगे मनोरंजन के साथ हम पढ़ें उसको, और तीसरा ऐसा बना देंगे कि हम इजी वे में उस चीज़ को पढ़ पाएँ, बिल्कुल सरल भाषा में उसे समझ पाएँ। आगे सुनिएगा, आगे आपसे मेरे भाई बोला गया है कि द लर्नर जो है वो अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिव। यहाँ पे ये है कि जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, वो उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सीखता है और उसमें क्या रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, आगे मेरे भाई बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्टिव रहता है, तुम्हें पता है जब कहानी कथन विधि हमने पढ़ी थी, स्टोरी टेलिंग प्रोसेस जो होता है भैया, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो स्टूडेंट होता है वो अनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं, वो तो सिर्फ सुन रहा है ना, अनएक्टिव हो जाता है। लेकिन वहीं एक सुकरात का एक जो मेथड है मेरे भाई, प्रोसेस है, वो कौन सा था, आप बोलोगे वो क्वेश्चन वाला था, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव रहते हैं कि कब क्या पूछ दिया जाए, कब मेरे ऊपर लात घूंसे चालू हो जाए, मतलब ये सिर्फ ऐसे फनी में बोला, आपको याद रहे, तो इसके लिए वो यूज किया जाता था। तो इसमें भी याद रखिएगा, जब आप किसी बच्चे को भाई किसी गेम के द्वारा सिखाते हैं तो वो एक्टिव रहता है। भाई ऐसा तो नहीं औंघा रहा है, ऐसे बैठे बैठे लेजीनेस में भैया नहीं पढ़ पाएंगे, अरे गेम हो रहा है, एकदम आया खुद खेलेंगे भैया, फिर तो होता है ना ऐसा। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा, अब हम लोग कुछ गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 होता है हमारा क्वेश्चन गेम। क्वेश्चन गेम क्या होता है, किसी क्लास को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है ग्रुप फर्स्ट, एक होता है ग्रुप सेकंड। आपसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंग्वेज गेम्स में जो क्लास होती है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो बोले हुए 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। मैंने आपको करवाया है एमसीक्यू क्लास में, उसको देखना, तो वो यहीं से आता है क्वेश्चन, देखना जरा। आगे आपसे बोला गया कि क्वेश्चन 1, जैसे मान लो किसी ग्रुप 1 का बच्चा कोई था, उसने क्वेश्चन किया कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ग्रुप सेकंड का कोई बच्चा क्या बोलेगा, श्री नरेंद्र मोदी जी, बात खत्म। यानी उसने पूछा जो क्वेश्चन, उसका आंसर सेकंड वाले ने दे दिया। अब इसमें से क्या होता है, अब ये क्वेश्चन करेगा, ये आंसर देगा, और मेरे भाई जो जीतेगा वो विनर, जो हारेगा वो लूजर। एक ग्रुप जीतेगा और एक ग्रुप हार जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई, बोलोगे बढ़िया तरीके से आ गई भैया, बढ़िया आ गया, एकदम सब कुछ आ गया। ठीक है, हमने कहा अगर हम बात करें पजल की, सुनना, पजल भी मेरे भाई एक तरीके का गेम है, सेम वैसा ही है, लेकिन पजल में क्या होता है, उसमें तो हमसे बोला हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको पता है, जिनको नहीं पता वो सर्च करके बता देंगे। ठीक है ना, इसमें हमसे पूछता है पहेली, जिसको हमें बूझनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है उससे। ठीक है, जैसे एक आपने सुना होगा कि जो है ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम घुस नहीं सकते, वैसे ये एकदम वाहियात चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ऐसा कौन सा गेट है जहाँ हम घुस नहीं सकते, बोलेंगे कोल गेट। कुछ सेंस है इस बात का, लेकिन ये पहली क्वाइज है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, मतलब इसे समझना पड़ेगा, देन आप आंसर कर सकते हो। तो क्वाइज में भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं भैया। एक तो ग्रुप 1 बनता था, एक ग्रुप 2 बनता है, और फिर इसके अंदर भैया क्या किया जाता है, आप बोलोगे ग्रुप 1 से पूछा गया कि इट हैज़ हेयर्स बट नॉट इवन लिविंग वन, इसके बाल तो हैं लेकिन ये जिंदा नहीं है। अब आदमी सोचो बाल तो हैं लेकिन जिंदा नहीं है, इसका मतलब क्या कोई मर गया है, कोई डेड बॉडी पे, डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी नहीं हो सकता, उसमें जान थी ही नहीं कभी, हिंट दी गई। अब बोला अच्छा भैया फिर रुक जाओ, फिर बहुत देर सोचने के बाद बोला अरे भैया वो पेंटिंग ब्रश या टूथ ब्रश या ब्रश, बाल तो होते हैं उसमें लेकिन वो जीवित नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग आंसर में ये भी बता सकते हैं भैया, वो आपने देखा है कि वो जो एक बुढ़िया वाला बाल वाला नहीं, ऐसे वो उड़ता है, जो बाबा बोलते हैं उसको जो वो ऐसे हवा में उड़ता हुआ आता है, कैसे गोल सा बाल होते हैं उसमें साइड में, अकोड़े के पेड़ में लगता है आई थिंक। तो बोलोगे भैया हाँ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, उस पहली का एकदम जो सेटिस्फाइड उसको करेगा वो उसका आंसर हो सकता है। कोई ये नहीं कि इसका फिक्स आंसर यही वाला ब्रश है, पेंटिंग ब्रश भी हो सकता है, जितने भी ब्रश बाल वाले हैं जिनके आगे वो कूंची जैसी लगी है, सारे के सारे हो सकते हैं। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे मेरे भाई देखते हैं, आपसे बोला जाए कि प्रोनाउंसिएशन गेम भी होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ए ने अगर बोला कोई चीज़ फ्रिज, तो ग्रुप बी को सेम टू सेम उसी टोन में, उसी रिदम में, सेम टू सेम मिलने वाला एक वर्ड उसी टाइप का बोलना पड़ेगा। जैसे भैया ग्रुप 1 में किसी ने बोला भैया फ्रिज, तो ग्रुप 2 का एक बच्चा बोलेगा ब्रिज, और दोनों का ऐसा नहीं कि मतलब होना चाहिए। अब कोई यहीं पे खड़ा हो गया, आ गया, बोला भैया ड्रिज, क्या कुछ है क्या ये, ऐसा नहीं, एक मीनिंगफुल वर्ड जो सेम टोन का हो, ठीक है ना, इस टाइप का वर्ड से बोलना पड़ता। बात आई होप आपको ये वाली समझ में आ गई होगी, बड़ा सरल चीज़ है ये। किसी ने बोला होल, HOLE, किसी ने बोल दिया मोल, किसी ने बोल दिया मेरे भाई स्टोल, ठीक है, किसी ने बोल दिया चेंज, तो एक बोलेगा रेंज, एक बोलेगा स्ट्रेंज। बात आ गई समझ में।
तो ये सारी बातें तुम्हें आ गई। ऑरेंज भी तो बोल सकता था, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा मैं भी खेल सकता हूँ ये वाला गेम। चलो आप भी खेल सकते हो, अपना जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि ये फ्रिज, ब्रिज और इसके बाद वाला एक जरा नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में और तुम क्या लिखोगे। सुनो जरा, अब हम बात करते हैं स्पेलिंग गेम्स। स्पेलिंग गेम्स वेरी सिंपल मेरे भाई। होता क्या है, कुछ गैप्स छोड़ दिए जाते हैं बीच में, फिल इन द ब्लैंक्स उनको कंप्लीट करना होता है, और ये पूरी क्लास एक साथ खेलती है, 1 बाय 1 ब्लैक बोर्ड पे जाके खेल सकती है, या फिर वो एक एक करके अपनी कॉपियों में एक दूसरे को दे करके क्वाइज इस तरीके से कंप्लीट आउट कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे बोला जाता है क्रिकेट, इसमें आपको पता है कि ये देखो यहाँ पे ये बना था नीचे ये, तो जहाँ पे ये बना होता है वहाँ पे लिखा नहीं होता है कुछ, तो हमने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे के लिखा। इसी तरीके हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ नहीं कुछ लिखा था, यहाँ नहीं कुछ लिखा था, यहाँ नहीं कुछ लिखा था। लिखा था कैसे, ये लिखा था ST स्पेस, फिर मेरे भाई लिखा था A, फिर स्पेस, फिर लिखा था G, फिर स्पेस। तो हमने देखा ये हो जाएगा स्ट्रेंज, तो यहाँ पे R लगा दिया मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे ए तो था, हाँ यहाँ पे R लगा दिया, यहाँ पे N लगा दिया, ये A है, यहाँ पे N लगा दिया, यहाँ पे E लगा दिया, तो ये हो गया स्ट्रेंज। कोई समस्या आपको, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। अब सुनना जरा आगे, कुछ ये कुछ वर्ड्स हैं भैया जो आप लोगों को कंप्लीट करके देने हैं, ठीक है। आप भी बता दोगे ना, जैसे मैं पहला बता रहा हूँ, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, फिलॉसफी, पहचानने की कोशिश करना है। ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा होगा कंप्यूटर तो नहीं सकता, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट हो सकता है भैया। ये क्या हो सकता है, ट्रेवलर नहीं, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड घूमना फिरना। या भैया क्या हो सकता है आपका जो है अल्फ़ाबेट। ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा जो है BELIVE, बिलीव हो जाएगा, ये विश्वास। आप बोलोगे भैया ये क्या हो जाएगा, ये बोलोगे भैया ये हो जाएगा जो है STRIKE, स्ट्राइक हो जाएगा, STROKE, स्ट्रोक भी हो जाएगा। स्ट्राइक स्ट्रोक दोनों वर्ड्स होते हैं, पर स्ट्राइक इज बेटर देन स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्राइक आपको रखना है। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। लैंग्वेज स्किल मेरे भाई यहाँ पे 4 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ओनली, जिनको हम बोलते हैं LSRW। LSRW का मतलब क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता रखा है कि यहाँ 2 तरीके की चीज़ों में आपसे डिवाइड करने को बोलता है कि विच वन इज रिसेप्टिव और विच वन इज प्रोडक्टिव, ठीक है ना। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव एंड अनदर 2 1 लिसनिंग एंड जो है आपका रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव हो जाएगा। इस तरीके के 2 टाइप्स हमें इसमें देखने होते हैं। तो बोलोगे भैया रिसेप्टिव हमारे 2 होते हैं, कौन कौन से, आप बोलोगे LR होता है हमारा रिसेप्टिव, लिसनिंग एंड रीडिंग, और प्रोडक्टिव हमारे कौन से होते हैं, बोलोगे ये हो जाएगा SW LR, याद रखिएगा दोनों को। तो प्रोडक्टिव कौन से हो जाएंगे, SW यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग, और रिसेप्टिव कौन से हो जाएंगे, लिसनिंग एंड रीडिंग। बात आई समझ में, हाँ या ना। अगले नंबर पे आ जाओ, बात कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग के बारे में। ये चैप्टर 2 है, शायद चैप्टर 1 पूरा हो चुका है, चैप्टर 2 में थोड़ा सा है, जरा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बोला गया है कि क्लासरूम टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउज टीचर्स टू कंट्रोल द लर्निंग एंड डायरेक्शन ऑफ देयर क्लासरूम। क्लासरूम टीचिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है जो एक टीचर को अपने क्लास को, पढ़ाई को लेकर के एक सही दिशा दिखाने के लिए नियंत्रित करता है, और उसमें एक नियंत्रण बना के रखता है। क्या बना के रखता है, नियंत्रण, और उसको क्या करता है, एक सही डायरेक्शन देता है, अपनी क्लास को एक निश्चित दिशा देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये बात तो बढ़िया भैया समझ में आ जाएगी। आगे देखो, कुछ जर्नल ग्रीटिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेस्ट विशेष, जैसे गुड मॉर्निंग बोल देना सुबह टीचर से, गुड आफ्टरनून बोलना, गुड इवनिंग वगैरह, कोई निकल रहा है जा रहा घर पे बोलो, ये सारी चीज़ें मतलब अपने एक अच्छी ग्रीटिंग्स हैं जो आपको सामान्य रूप से पता होनी चाहिए। आपको गुड लक किसी को बोल दिया, गॉड ब्लेस यू बोल दिया, ठीक है, तुम नहीं, बच्चे नहीं बोलेंगे भाई ठीक है, हैव अ गुड डे, ये सारी चीज़ें ग्रीटिंग्स हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं जरा भैया, आगे लिखा है रिकॉग्नाइज द वर्ड फॉर पर्सन। किसी पर्सन के हिसाब से जो उसके वर्ड होते हैं उनको देखो अकॉर्डिंग टू उनकी ड्यूटी के हिसाब से। अब जैसे जो लोग सफाई करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं स्वीपर, ठीक है। अगर हम बात करें कोई ऐसा है जो जूता सिल रहा है, मोची वगैरह, ये कौन, उनको बोले कॉबलर बोला जाएगा मेरे भाई। इसके बाद आयरन स्मिथ हम किसे बोलते हैं, ये जे नहीं है, ये आई है, ठीक है, आयरन स्मिथ। लुहार हो गया। गोल्ड स्मिथ क्या होता है बताइएगा। इसके बाद कारपेंटर मेरे भाई जो है ये क्या हो गया, बढ़ई हो गया। बॉर्डर मेरे भाई, बार्बर जो है ये क्या हो जाएगा, नाई, कैसा लिख दिया मैंने, यह हो गया, ठीक है, नाई हो गया, बार्बर। अब जरा बताना मेरे भाई, आपसे मैंने पूछा जो जो गोल्ड स्मिथ है ये कौन है, ठीक है ना। और जरा एक बता दो, जो है वॉचमैन हो गया, पोस्टमैन हो गया,
तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? रिकॉग्नाइज वर्ड फॉर पर्सन, उनके हिसाब से उनके पर्सन का पहचानना, ठीक है। अगर हम आपको वर्क की बात करें, आपको और क्या खुद से करना है जो कि टीचरों ने करवाया है, भाई मैं सैल्यूट करता हूँ उनको कि वो कैसे अपनी क्लास को 2-3 घंटे का बना लेते हैं। वो फर्जी चीज़ें भी हैं कुछ, जैसे देखो एनिमल्स नेम, भाई तुम इतने बड़े हो गए, ये तो पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं कि एनिमल्स नेम तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तुम्हें बर्ड्स नेम नहीं 10 पता है, तुम्हें फ्लावर नेम नहीं पता है, तुम्हें फ्रूट नेम नहीं पता है। भाई फ्रूट्स के नाम हो गए, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, ठीक है, सब्जियों के नाम, वेजिटेबल्स नेम हो गया, प्लांट्स नेम, कुछ पेड़ पौधों के नाम आपको याद करने 5, जैसे बनियान ट्री हो गया, ठीक है। इस तरीके का आप बहुत सारे हैं मेरे भाई, लिप्टे सिप्टे से याद कर लेना, जो तुम्हें लगे 5 अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू मेरे भाई, जो आपको बेटर लगते हैं 5 याद करो। मैंगो ट्री होता नहीं है क्या? होता है, ऐसे लिख के चले आओगे भी, तुम सब हो जाएगा तुम्हारा पूरा ये। तो ये आपको टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं किया है इन सबको लिख करके। लाइक बॉडी नेम, अब बताओ बॉडी नेम क्या कौन कौन करवाएगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितने याद कर पाओ बॉडी नेम याद कर लेना, ठीक है। अब आप बताओ ये 1 से लेकर के 100 तक, मैं ये लिखवाऊँ क्या कि 1 2 3 4, सबको पता है यार, सबको आती है भाई इतनी। आगे देखो A to Z कैपिटल और स्मॉल लेटर में ABCD किसको नहीं आती है? ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की ओरल प्रैक्टिस बोल करके, जैसे आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर अ बैड बॉय, ठीक है, मैं कल्याणपुर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू कल्याणपुर, सिंपल सी बात है। मैंने कहा मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीडिंग बुक्स, ठीक है, आई लाइक टू रीड द बुक्स। मैं कुछ भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू मेरे भाई, आप जो चाह रहे हो। आप जो जर्नल वर्ड्स हैं ऐसे नहीं, मतलब जैसे सिंपल सिंपल वाले, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़, माई मदर नेम इज़, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स लाइक दैट, या फिर जो भी आप चाहो। अंग्रेज ही नहीं बन जाना है, लेकिन इतना नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह आपको पता हो जाएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें और बचती हैं, एक बचता है प्रोज और एक बचती है पोएट्री। दोनों को देख लेते हैं। प्रोज कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड प्रोजा ऑरेटियो, तो इसको याद रखना आपको कि प्रोजा ऑरेशियो से लिया गया। और प्रोजा ऑरेशियो में अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आगे लगातार सीध पे बढ़ते रहना। लिखा है प्रोज इज वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट मेरे भाई फॉलोज द, ये लिखा है यहाँ पे नेचुरल है, ये एन है एम नहीं है, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। तो ये नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच यानी प्राकृतिक जो हमारा फ्लो होता है स्पीच का, उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। अगर हम बात करते हैं पोएट्री की मेरे भाई, तो पोएट्री क्या होता है? ये भी लगभग सेम होता है, देखना जरा। पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर, ये एक लिटरेचर का टाइप है। यहाँ पे क्या है? बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड राइम। इसमें एक राइम भी होती है मेरे भाई, जो पोएम वगैरह होती हैं वो पोएट्री टाइप की पोएम पोएट्री में होती हैं, ठीक है। अप्रोच जो होता है वो हम नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे गद और पद, आपको हिंदी में मैंने बताया था गद और पद, ठीक है ना मेरे भाई। तो पद क्या होते हैं? आप बोलोगे पद वो होते हैं जिनको हम मेरे भाई क्या करते हैं, एक राइम के साथ एक सुर लय होती है, ताल होती है, सब इसमें आ जाएंगे वो। और आपने कहा जो हम सिंपल सिंपल से नॉर्मल बातें करेंगे रोजमर्रा में, दैनिक जीवन में, डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, देन इट्स इज प्रोज। गद हो गया। बात आ गई समझ में। इसी के साथ में पूरे चैप्टर्स का हम लोगों ने कर दिया है दी एंड। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरी की पूरी ग्रामर, पूरी तो मैं नहीं ग्रामर पढ़ा पाऊंगा भाई, देखो चैप्टर वाइज मैं बता सकता हूँ। पूरी ग्रामर पढ़ाने का मतलब आपको शायद सिंपल लग रहा है, लेकिन एक क्लास बनाऊंगा 4-5 घंटे की, कोई फ़ायदा नहीं उसका बनाने का। मैं ये कोशिश करूँगा कि 4-5 घंटे की एक क्लास ना बना करके 20-25 मिनट की 2-3 क्लासें बना दूँ, ठीक है। जैसे एक में मैंने नाउन पूरा बता दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना सिंपल है नहीं जितना वो लग रहा है कि ग्रामर में कुछ है नहीं। अच्छा खासा है भाई, सब कुछ है। एक्टिव पैसिव ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ है। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप अगर ये चाहते हो तो मैं ग्रामर के लिए चैप्टर वाइज अगर आप चाहना तो भले मैं बना दूं। अदरवाइज भैया अगर आप पूरी एक साथ चाहते हो तो मेरे बस की वो बात भी है नहीं कि एक साथ में पूरी 5-6 घंटे की बना पाऊँ, क्योंकि उसके लिए कंटेंट टाइप करना, पीपीटी बनाना बहुत ज़्यादा वर्क है और वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। 3-4 दिन में आप उसकी अच्छी खासी पीपीटी तैयार कर पाओगे जब आप चीज़ें समझाना चाहते हो। हाँ, जैसे एक एक करोगे तो एक हमारी एक दिन में 2 क्लासें भी मैं कर सकता हूँ। जैसे सुबह नाउन पढ़ा दिया, शाम को प्रोनाउन पढ़ा दिया, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 6 से 7 चैप्टर हैं, 6 से 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं सारे आपके करवा सकता हूँ। तो आई होप मेरे भाई आपको मज़ा आई होगी। मज़ा आती है तो वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो। तुम ये करना ही भूल जाते हो, पूरी क्लास देखोगे लाइक नहीं करोगे। लाइक ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स के साथ में शेयर मत नहीं करते हो, ये तुम बहुत गलत करते हो मेरे भाई। नया चैनल है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा, आपको भी पता है। डिजिटल बोर्ड तुम्हारे सपोर्ट से ही तो आएगा समझ रहे हो ना। तो बस कर दो फिर शेयर।
तो मेरे भाई पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को साथ में पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। पूरा क्लास में ही चैप्टर आपके जो है जितना मैंने पढ़ाया उसी से पेपर फंसेगा, इतनी मैं गारंटी मेरे भाई ले रहा हूँ अभी। आगे मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो अगली क्लास आप चाहते हो मेरे भाई, हमने पिछली कई सारी मैराथन्स करा दी, उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट यही वाली है, नीचे जाकर देख लेना। और चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में, आई थिंक ग्रामर के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।